अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह रोज़ा रखने के बाद मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि तमाम तर जो लेटेस्ट खबरें होती हैं उनके ऊपर मेरी मेरी नज़र होती है। और अगर मैं वो अपनी टीम को भेजूँगी और वो एडिट होकर आएगा तो वो वीडियो आपको फिर दोपहर को मिलेगा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि तमाम जो लेटेस्ट खबरें हैं वो सबसे पहले मेरे प्लेटफ़ॉर्म से आपके पास जाएँ और सबसे ज़्यादा जाएँ। क्योंकि लोग जो हैं वो एक-एक खबर के ऊपर अलग-अलग वीडियो बनाकर आपको बताते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 5 से 6 लेटेस्ट और सबसे बड़ी खबरें जो हैं वो आपके साथ जो है वो फौरी तौर पे एक ही व्लॉग में शेयर करूँ, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो, जो कि अभी एज़ लाइव चल रहा है। तो जनाब सबसे पहली खबर जो इस वक़्त मैंने आपके साथ शेयर करनी है, इस वक़्त बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है उस खबर का, वो ये है कि आपको पता है कि थोड़े दिन पहले अडयाला जेल के बाहर से 2 दहशतगर्द जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे और उनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी है। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2-3 चीज़ें जो है वो सामने आई थी। उनका ख़्याल ये था कि उन दहशतगर्दों का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था और उनका ख़्याल ये था कि एक सुरंग खोदेंगे, एक टनल बनाएँगे और वहाँ से इमरान खान को लेकर वो लोग अफ़गानिस्तान जाना चाहते थे। और इसके अलावा एक मिथ ये भी पाई जाती है कि जनाब वो इमरान खान को कोई नुकसान पहुँचाकर चले जाते, तो बाद में सारा जो मलबा है वो खुदा न ख़ास्ता पाकिस्तान के ऊपर आता, क्योंकि आपको पता है बैरून मुल्क जितनी भी ताकतें हैं वो पाकिस्तान को तोड़ने के दर पे हैं और उनको ऐसे मौके पे इमरान खान की मौत के ऊपर सियासत करने का मौका मिल जाता और इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को तोड़ने का खुदा न ख़ास्ता मौका मिलता। अब ऐसे में अडयाला जेल के अंदर जो है पाबंदी लगा दी गई है कि 2 हफ्ते के लिए इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं कर सकता। लेकिन यूथियों ने उसी के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया हुआ है और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को अंदर ही जेल के अंदर जो है जान से मार दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे झूठ बोल-बोल कर, इससे पहले भी आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले इमरान रियाज़ खान ने एक झूठ बोला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान को बनी गाला जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है रातों-रात और इमरान खान अब बनी गाला में रहते हैं। और मज़ेदार बात ये है कि बहुत सारे यूथियों ने उनके साथ बहस की कि ये बात झूठी है। अगर ऐसा होता तो इमरान खान के जो वुकला हैं, वो अडयाला जेल के बाहर से क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इमरान खान ने अडयाला जेल में हमें ये सब कुछ कहा। लेकिन अब इस चीज़ के ऊपर सियासत होना शुरू हो गई है और आपको बता दूँ कि ये सिक्योरिटी थ्रेट के चलते हुए पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला केपीके को अडयाला जेल जाने से रोक दिया है। यानी कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है कि आप इमरान खान के साथ जेल में 2 हफ्ते के लिए मुलाकात नहीं कर सकते। अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें और क्या-क्या साज़िशें इन्वॉल्व हो रही हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो ये बात है कि किसी भी कैदी को, चाहे वो सियासी कैदी हो, चाहे वो कोई भी कैदी हो और ख़ास तौर पे अगर कोई सियासतदान हो, तो कभी भी उसको 1 हफ़्ते से ज़्यादा जो है वो इजाज़त नहीं मिलती कि हफ़्ते में 1 बार से ज़्यादा उससे कोई मुलाकात कर सके। और ना ही कभी किसी को इस तरह से सज़ा मिलती है कि सज़ा मिलने के बाद उसको अंदर ही जो है ना एक्सरसाइज़ेज़ की मशीनें दी जाएँ, उसको अंदर ही देसी घी के खाने दिए जाएँ, उसको अंदर ही देसी घी से पका हुआ मटन और चिकन दिया जाए और वो आपको ऑर्डर्स कर रहा हो कि मुझे असील मुर्गी ला के दो और असील मुर्गी में भी मुझे स्पेशल वाली ये मुर्गी ला के दो। और आप उसके सारे नखरे उठा रहे हो और ऊपर से वो इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लगा रहा हो और उनके 10 वकील जो हैं वो रोज़ अंदर जाते हों और अंदर से बाहर आकर वो 10-10 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हों और एक वकील कहता हो कि नहीं, नहीं खान साहब ने तो जेल के अंदर हमें ये इंस्ट्रक्शन जारी किया, जबकि दूसरा वकील कहता हो कि नहीं, नहीं खान साहब ने तो ये कहा है। लेकिन आपके सामने नवाज शरीफ की सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है कि जब उनकी मिसेस की डेथ हो रही थी और आखिरी लम्हात थे, तो उन्होंने कितना जेलर से कहा था, जेल सुपरिटेंडेंट को कहा था, कितनी बार आपने मुतअद्दिद बार नवाज शरीफ के वो बयानात सुने हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बीवी से एक मर्तबा मेरी बात करवा दो, लेकिन बात नहीं करवाई गई। अगर इमरान खान को इतना लाडला बनाकर इतना सर पर चढ़ाया गया है और अब उनको ये दिखाने के लिए कि भाई आपको भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा और अब ये नहीं होगा कि 10 बंदे रोज़ आपके साथ मिलने के लिए अंदर 10-10 घंटे के लिए जा रहे हैं और आप जो है ना वो खुलेआम जेल के अंदर से बैठकर आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं और आप खुलेआम जो है वो अंदर से बैठ के इंस्ट्रक्शंस भी जारी कर रहे हैं और आप खुलेआम जो है वो अंदर से बैठकर जो है वो आईएमएफ को खत भी लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें अब नहीं होंगी, तो उसके ऊपर पीटीआई को हो गई है जी शदीद तकलीफ और उन्होंने तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू किए हैं। बहरहाल सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव बात है ना वो है जी अली अमीन गंडापुर की, जो खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, उड़ते हैं, अडयाला जेल जाते हैं और जाकर इमरान खान के साथ जो है वो तरह-तरह की रंग-बिरंगी बातें करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि महकमा दाखिला पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी सेक्रेटरी जुडिशल को खत लिखा है कि सिक्योरिटी खदशात के ऊपर अडयाला समेत दीगर जो जेलों के दौरे और कैदियों से मुलाकात है उसके ऊपर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खत के अंदर कहा गया है कि मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए इकदामात नागुज़ीर हैं। लिहाजा वज़ीर आला केपी के अली मीन गंडापुर से भी दरख्वास्त की जाती है कि वो जेल का दौरा मुलतवी कर दें। लेकिन
اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور شیر افضل مروت یہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر پھر سے ملک توڑنے کی دھمکیاں جو ہیں وہ دینا شروع کر دی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان رکھتی ہوں جی علیمہ خان کا۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ جی یہ لوگ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں گھنا جنگل اور کھلا جنگل ہوگا اور یہ لوگ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر کے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے عمران خان کو قتل کرنا ہی ہے وہ عمران خان کو جیل کے اندر قتل کر دیں، باہر نکال کے قتل کر دیں، انہوں نے تو کر ہی دینا ہے، ان کو بنی گالہ میں منتقل کر کے قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد مراد سعید جیسے جو چھپے ہوئے لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کے بیانات کہاں سے آ جاتے ہیں، ویسے یہ پکڑے نہیں جاتے، انہوں نے بیان دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک کے اوپر قابض خدائی کے دعوے داروں کا فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان کو نومبر سے پہلے راستے سے ہٹانا ہے۔ اس کے بعد جناب جی نعیم حیدر پنجوتھا سامنے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے اوپر پابندی ان کی جان کو خطرہ ہے۔ میری رائے ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کی کل تک اجازت نہیں ہوتی تو تمام این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز کو جیل کے باہر اکٹھے ہو جانا چاہیے اور اغوا، پرچے، گرفتاریاں جو کرنا ہے کر لیں، ہم تیار ہیں۔ یہ آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے اور کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تو بن گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی یہ تھرڈ ٹرم ہے، تیسری بار خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ان کو چوز کیا ہے۔ اب ان پچھلے جو 10 سال گزرے ہیں اور اب جو یہ 11واں سال شروع ہو گیا ہے، تو پچھلے 10 سالوں کے اندر کے پی کے کو دیوالیہ کر دیا گیا ہے اور اب خیبر پختونخوا سے خط لکھا جا رہا ہے وفاق کو کہ ہمیں 1.5 کروڑ روپیہ دیا جائے، ہم نے اپنے لوگوں کو تنخواہیں دینی ہے۔ پہلے مریم نواز کے اوپر تنقید کی گئی کہ پورے رمضان پیکج کو وہ کیوں چلا رہی ہیں، راشن جو دے رہی ہیں لوگوں کو کیوں دے رہی ہیں۔ اب علی امین گنڈاپور جو ہے وہ خط لکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جی ہمیں بھی پیسے دیے جائیں، ہم نے بھی مریم نواز کی طرح لوگوں کو راشن دینا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خود نااہلی کا یہ عالم ہے کہ خیبر پختونخوا کو دیوالیہ کر بیٹھے ہیں۔ اب ایسے میں علی امین گنڈاپور نے دوبارہ سے ریاست کو ایک دھمکی دی ہے، وفاق کو ایک دھمکی دی ہے۔ وہ کیا دھمکی دی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم عدالتوں سے رجوع کرنے جا رہے ہیں اور آپ مجھے شاباش دیجئے کیونکہ یہ خبر آج سے بہت 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 عرصہ پہلے میں آپ کو دے چکی تھی کہ ایک تو انہوں نے خیبر پختونخوا کو دیوالیہ کرنا ہے، اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا، جو کہ اب ہو چکا ہے، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ پیسہ مانگیں گے وفاق کو بلیک میل کر کے کہ چلو جی اب ہم سے تو صوبہ چلایا نہیں جاتا، تسی تھانوں پیسے دے جاؤ، اور جب وفاق ان کو انکار کرے گا کہ آپ لوگوں نے اپنا صوبہ خود دیوالیہ کیا ہے، ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے یا اگر دیں گے تو کم دیں گے، تو یہ وفاق کو جو ہے وہ بلیک میل بھی کریں گے، یہ دھمکیاں بھی دیں گے اور یہ اپنے خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، جو سادہ لوگ ہیں، ان کو بھڑکا کر یہ کہیں گے کہ ہم سے صوبہ اس لیے نہیں چل رہا، اس لیے نہیں چل رہا کہ ہم نااہل ہیں، ہم سے نہیں چلا، بلکہ اس لیے نہیں چل رہا کہ یہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہا۔ اور وہی بات ہوئی ہے جناب جی، ہوئی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وفاق سے ذمہ دار وفاق کے ذمہ یعنی کہ واجب الادا پیسے نہ ملنے پر عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور کیا معاملات ہیں وہ بھی میں ذرا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتی ہوں۔ بریفنگ میں حکام نے بتایا کہ پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں وفاق کے ذمے 1510 ارب واجب الادا ہیں، نیشنل گریڈ کو دی جانے والی بجلی کی مد میں 6 ارب روپے جو ہیں وہ بقایا جات ہیں۔ بریفنگ کے مطابق قبائلی اضلاع کے صوبے سے انتظامی انضمام ہو گیا ہے اور یہ مالی انتظام جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا اور قبائلی اضلاع کے اس صوبے کی آبادی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا، یہ مطلب بہت ساری ڈیٹیل ہے، چھوڑے میں آپ کو سمپل بتا رہی ہوں کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ وفاق کو اس وقت جو ہے بہت زیادہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں پیسے نہ دیے تو ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ اچھا دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ عاطف خان جو ہیں انہوں نے ایک نیا بیان جاری کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے اوپر پابندی پنجاب حکومت اور مریم نواز کا پلان لگتا ہے، اور یہ سارا الزام جو ہے نا مریم نواز کے اوپر تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے ہر چیز میں مریم نواز کو اس معاملے کے اندر گھسانا ہی گھسانا ہے۔ ساتھ میں یہ جو ہمارے وزیر داخلہ بن رہے ہیں جو محسن نقوی، جو پہلے ہمارے وزیر اعلیٰ تھا، نگران وزیر اعلیٰ، ان کے اوپر الزام ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی ہی پی ٹی آئی کو فکس کرنے کے لیے ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پھر اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کرتے کیوں ہیں؟ اچھا دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں یعنی عظمیٰ بخاری، انہوں نے بھی اپنا بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے بہت ہی سنجیدہ تھریٹ الرٹس ہیں، دیٹس وائی جو ہے ہم نے اس چیز کے اوپر پابندی لگائی ہے، لیکن اس چیز کو جو ہے وہ غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا اصل میں کہانی جو ہے نا وہ آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 1-2 دن کے اندر اندر اس طرح کی دھمکیاں اچانک سے آ جانا یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں
क्योंकि इमरान खान ने जेल से खत लिखा था आईएमएफ को कि जनाब आपने पाकिस्तान को पैसे नहीं देने। अब इस वक्त मेन और लेटेस्ट खबर ये है कि आज के दिन के अंदर कर्ज की अगली किस्त के ऊपर मुज़ाकरात के लिए आईएमएफ का वफ्द जो है वो पाकिस्तान जो है वो पहुंच चुका है, बल्कि पहुंचने वाला है। अब ऐसे में जो इमरान खान है उनको तकलीफ शुरू हो गई है और उन्होंने अपने वर्कर्स को इशारा कर दिया है कि जी अनरेस्ट पैदा करो पाकिस्तान में, ताकि आईएमएफ जो है वो यहाँ से भाग जाए और पाकिस्तान को पैसे ना दे। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ से मुज़ाकरात जो हैं वो 14 से 18 मार्च तक होंगे और मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 1.1 अरब डॉलर की किस्त जो है वो जारी करने का फैसला हो चुका है। इससे पहले इमरान खान ने आईएमएफ को खत लिखा था, पाकिस्तान को पैसे मत देना। लेकिन आपको पता है कि आईएमएफ ने इमरान खान को ये जवाब दिया कि साढ़े वालों जवाब है, यानी आप लोग जो कुछ मर्जी करो, कटो मरो, हमारा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ जो है वह हिसाब किताब है, तो हमारा आपके साथ कोई हिसाब किताब नहीं है। अब इमरान खान को तकलीफ ये हो रही है और उनके लोगों को तकलीफ ये हो रही है कि एक ऐसा लीडर जो उनकी नज़र में सबसे बड़ा लीडर है, उसको इनकार, उनकी जुर्रत कैसे हुई है। बहरहाल आपको बता दूं कि आईएमएफ जायजा मिशन के दौरे के दौरान जो है नए कर्ज प्रोग्राम के तहत बातचीत भी मुतवक्के है। इस हवाले से हमारे जो नए वजीर खजाना अब बने हैं औरंगजेब, उनकी सदारत में वजीर खजाना में इजलास हुआ, जिसमें आईएमएफ जायजा मिशन के साथ मुज़ाकरात का जायजा लिया गया। जंग और दी न्यूज़ ने भी ये खबर दी है और उनके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना यह है कि पाकिस्तान के लिए आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो इस वक्त नागुज़ीर है, बातें नहीं काम करना है और तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा माली साल 2024 एक मुश्किल साल होगा और जल्द तमाम मसाइल के लिए गुफ्तगू के लिए मीडिया के साथ बात करेंगे और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए इस्तेमाल करूँगा। लेकिन बात यह है कि नए वज़ीर ख़जाना तो आ गए हैं, लेकिन उससे पहले ही जो धमकियों का सिलसिला है वो जनाब शुरू हो चुका है। धमकियों का सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया है कि वो स्टेट बैंक ने जो नोट अपने जारी किए हैं, उनमें से एक साइड उसकी सारी प्रिंट हो गई, दूसरी साइड जो है ना वो खाली रह गई। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं। तो क्या कहेंगे? दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग ने अपना जो एक तज्ज़िया है वो हमारे जो नए वज़ीर ख़ज़ाना हैं उनके हवाले से पेश कर दिया है। उनका कहना ये है कि मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। मुआशी जरीदा है बेसिकली, आपको पता है ब्लूमबर्ग, उनका कहना है कि आईएमएफ के नए प्रोग्राम से पहले मोहम्मद औरंगज़ेब की तैनाती मुस्बत कदम है। और इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बीच में जो है वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस जो हमारे वजीर ख़जाना थे वो इसहाक डार थे। आईएमएफ जो है वो इसहाक डार को पसंद नहीं करता। उसकी वजह ये है कि इसहाक डार वाकई काबिल शख्स हैं। इसहाक डार ने दिन रात जाग जाग के पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला। इसहाक डार वो वाहिद शख्स हैं जो आईएमएफ की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो प्राइवेटली मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं। तो ऐसे सिलसिले में आपको पता है कि पहले भी मिफ्ता इस्माइल ने उनको काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ बनाने की कोशिश की थी, हालांकि मिफ्ता इस्माइल खुद एक अच्छे आदमी हैं। लेकिन बहरहाल दोनों के बीच में ये मसले बने थे और उसके बाद शहबाज शरीफ जो हैं वो नहीं चाहते थे कि इसहाक डार जो हैं वो दोबारा से आए इस चीज़ के मसले में पड़े। और उनको लगता था कि मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो ज़्यादा मतलब बेहतर हो सकते हैं इस सिलसिले में, या फिर एक नया तजर्बा करके देखना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो आएँ, इसीलिए शायद उन्होंने अपनी नेशनैलिटी भी छोड़ी है हॉलैंड की। और तीसरी तरफ जो है ये भी बात आ रही है कि जो आईएमएफ है वो नहीं चाहता कि उनके साथ डील करें इसहाक डार, और इसीलिए एक नए तजर्बे के तौर पे जो है मोहम्मद औरंगज़ेब को लाया जा रहा है। देखते हैं कि इसका क्या हाल निकलता है। लेकिन ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। उनका माजी बताता है कि वो टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए रियल स्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में मोहम्मद औरंगज़ेब को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो टैक्स लगाने के बड़े माहिर हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो हालात हैं, इवन कि जिन लोगों के घरों में सोलर्स लगे हुए हैं उनको लाखों में बिल आ रहा है, तो सोचें कि जो आम सारिफ है उसकी क्या हालत होगी। बहरहाल ये था जी आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही साथ ये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।